हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कितना एंगल उसने कवर किया है कितने टाइम में, उसी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो स्मॉल चेंज, स्मॉल एंगल उसने कवर किया है स्मॉल टाइम के अंदर। सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L0 t-1। एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो v जो है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा क्रॉस r। तो v यहाँ पे क्या है, एक लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। आगे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, कि कितना वेलोसिटी चेंज हुआ कितने टाइम के अंदर, लेकिन यहाँ पे एंगल की बात है क्योंकि हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी लोगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो कितना चेंज हुआ एंगुलर वेलोसिटी में कितने टाइम में, उसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो m0 L0 t-2। ठीक है, और इसकी SI यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। अगर आपको रिलेशन पूछा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन ए के बीच में, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, v किसके इक्वल है, r ओमेगा के इक्वल। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ओमेगा r। तो dv बाई डी टी जो है वो किसके इक्वल आ गया, r कांस्टेंट है तो r डेरिवेशन से बाहर निकल आएगा। तो ये आ गया r डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, अभी बताया मैंने आपको, अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से dv बाई डी टी किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू r अल्फा। ठीक है, तो इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो a इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r। अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो टॉर्क इक्वल होगा I इंटू अल्फा। तो I यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब देखो हमें एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y y डैश। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है एक्सिस y y डैश। ठीक है, ये क्या है, एक रोड ले ली हमने जिसकी लेंथ कितनी है, L है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, सेंटर ऑफ मास से L/2 होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अलोंग y y डैश, तो कैसे करेंगे, IAB इज इक्वल्स टू MA स्क्वायर प्लस ICOM। तो कौन सी थ्योरम अप्लाई की यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों एक्सिस एकदम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, m यहाँ पे क्या है, मास। ठीक है, मास इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आ जाएगा m इंटू L/2 स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड हमने फाइंड आउट किया था कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी इसकी वैल्यू, ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। तो आएगा 3ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर अपॉन 12। हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई y y डैश के अलोंग कितना आ गया हमारे पास, ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। के बाद देखें एक क्वेश्चन और, 4 particles of mass m1 is equals to 1 kg, m2 2 kg, m3 3 kg and m4 4 kg are located at the corners of a rectangle having sides a and b. Locate the position of center of mass. ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है,
ठीक है। उसके कॉर्नर्स पे 4 मासेस हैं, M1, M2, M3, M4, सबकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ठीक है। उसकी साइड क्या है, A, B, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है AB। अब आपको फाइंड करना है पोजीशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। सो M1 इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। M1 जो है वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो क्या होंगे, 0 0। ठीक है। अगर M2 की बात करें तो M2 जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से A, तो इसको लिखेंगे AI कैप। और अलोंग Y कितना है, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट। ठीक है। तो Y2 की वैल्यू आ गई 0। अब हम M3 की बात करेंगे तो M3 जो है वो कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, AI कैप, और Y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, BJ कैप। ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस A है तो ये हो गया AI कैप, और Y की वैल्यू जो है वो कितनी है, B, तो BJ कैप। इसी तरह से M4 डिफाइन करेंगे, x4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y4 आ गया, BJ कैप। अब हमें फाइंड आउट करनी है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू, अब हमारे को x के लिए अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट के लिए अलग फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस M4x4 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ठीक है। तो मासेस की वैल्यू आपको दे रखी है, उसकी वैल्यूज आपने पुट कर दी। ठीक है। x1, x2, x3 और x4 की वैल्यूज भी आपने निकाल रही हैं, निकाली हुई वैल्यूज जो है इसमें जस्ट पुट कर दी। ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 0.5 AI कैप। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू क्या बनेगी, फॉर्मूला क्या होगा इसका, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ठीक है। सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, बस इसकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7 BJ कैप। तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 0.5 AI कैप प्लस 0.7 BJ कैप। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।